टू टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों गुजरात रिफाइनरी और हल्दिया रिफाइनरी का जो है वैकेंसी डिटेल, उसका जो है सेंटर कहाँ होगा, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा और डॉक्यूमेंट में क्या क्या हमें भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्टल से भेजना बेटर रहेगा या जो है स्पीड पोस्ट से डॉक्यूमेंट को, है ना, वो सारी डिटेल इस वीडियो में देंगे आपको। सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि कहाँ पे बेटर रहेगा जॉब के लिए अप्लाई करना। तो भाई जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है अमूमन वहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो आप जो है गुजरात रिफाइनरी के लिए डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे यूआर की 20 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, एससी की 3 है, एसटी की 7 है और ओबीसी की 13 है, ठीक है। हल्दिया की देखें तो वहाँ पे बहुत कम पोस्ट है, 7 पोस्ट है ओनली। यूआर की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 2, एसटी की 0 और ओबीसी की 1, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सभी इस बार जो है केमिकल टेक्नोलॉजी, रबड़ एंड प्लास्टिक भी अप्लाई कर सकता है, पेट्रोकेमिकल भी कर सकता है, केमिकल इंजीनियर कर सकता है और पेट्रोकेमिकल इंजीनियर। इसके अलावा जो बीएससी में अगर कोई किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एक्सपीरियंस देखा जाए तो एक्सपीरियंस में जो है 1 ईयर इन ऑपरेशन ऑफ पंप हाउस, फायर हीटर, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या किसी केमिकल में या गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये 4-5 टाइप की जो इंडस्ट्री है, अगर यहाँ से आप अप्रेंटिस किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम लिए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज देखें तो 18 साल से लेकर 26 साल के लोग भर सकते हैं, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन है एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का और जो है ओबीसी की 3 साल के लिए, है ना। अप्रेंटिस की बात करें कि अप्रेंटिस जो है वाले भर सकते हैं कि नहीं, तो जिनकी अप्रेंटिस 30 अप्रैल 2023 तक कंप्लीट हो चुकी है वो इसको ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्रेंटिस को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन मेथड क्या है। तो सिलेक्शन मेथड 3 है। फर्स्ट स्टेज में जो है रिटन टेस्ट, सेकंड स्टेज में जो है स्किल टेस्ट, जिसे आप जो है आप कहते हो क्या हो यार, उससे जो है इंटरव्यू वाले जो होते हैं इंटरव्यू पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा तीसरा जो है फिजिकल टेस्ट यानी कि मेडिकल चेकअप वगैरह ये होगा। और मोड ऑफ रिटन टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों मोड ऑफ रिटन टेस्ट मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है वहीं ही होगा, लेकिन मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो OMR सीट से ही कराएंगे, क्योंकि अगर CBT से करते तो वो डायरेक्ट अनाउंस कर देते हैं नोटिफिकेशन में ही, लेकिन CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पॉसिबल नहीं लग रहा कि इसमें होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो इन्होंने चूज किया है वो चूज किया है रिफाइनरी के लोकेशन पे। रिफाइनरी का लोकेशन जैसे हल्दिया रिफाइनरी वाले हैं तो हल्दिया रिफाइनरी लोकेशन पे होगा एग्ज़ाम, और अगर गुजरात रिफाइनरी है तो वो बड़ोदरा ही एग्ज़ाम होगा और रिफाइनरी लोकेशन पे ही होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है कि OMR सीट से ही ये लोग कराएंगे, है ना। अगर आप एग्ज़ाम भर रहे हो तो पेमेंट की बात करें, फ़ीस पेमेंट की, तो 150 रुपये है OBC और जनरल की, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसने जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल का जो रेशियो रखा है 75 रेशियो जो है 25 का रखा है ना, यानी कि 75 आपके रहेंगे टेक्निकल के, 25 नॉन टेक्निकल के। नॉन टेक्निकल में भी इसने क्लासिफाई कर दिया है कि न्यूमेरिकल यानी कि मैथ और रीजनिंग 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस जो है 10 नंबर। यही सबसे ख़तरनाक है दोस्तों, क्योंकि जो 25 नंबर है इसी से ही जो है मेरिट उठेगी, क्योंकि टेक्निकल सभी लोगों का सही हो जाता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल और जनरल अवेयरनेस में अगर तुक्का लगा दें या किसी तरह से इसमें 1-2 नंबर ला दें एक्स्ट्रा सबसे, तो उन्हीं लोगों का होगा। तो यही जो है दोस्तों, टेक्निकल हर कोई कर लेता है, नॉन टेक्निकल में फंस जाते हैं। तो इसलिए आप अभी से बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि मुंबई रिफाइनरी में यही हुआ था, जिसने बैलेंस बनाया था दोनों को साथ लेकर चला उसके जो है अच्छे नंबर मिलेंगे, और जो टेक्निकल करा, नॉन टेक्निकल छोड़ दिया, तो आई होप उसका जो है उतना अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट क्या करना है दोस्तों, भेजना है, तो जो आप फॉर्म भर लोगे जब पूरी तरह से जो है इसको,
तो जो फॉर्म भर के जो लास्ट पेमेंट वेमेंट करके जो एक वो दे देगा, मेल पे आपके भेज देगा, एप्लीकेशन नंबर उसमें मेंशन होगा, पूरी पीडीएफ फाइल दे देगी, तो उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिएगा और वो जाएगा जो है डॉक्यूमेंट के रूप में। प्लस हाई स्कूल की मार्कशीट जाएगी, उसके अलावा जो 12th की मार्कशीट जाएगी, उसके अलावा जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा जो मिलता है वो जाएगा। डिप्लोमा के जो है मार्कशीट पूरी भेज सकते हैं, फाइनल ईयर की, सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, है ना। उसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है कोई भी जा सकता है, या तो आप जो एक जन सेवा केंद्र पे जो बनता है डिजिटल वाला वो भी लगा सकते हो, या जो है इसने जो भी दिया है साइट पे तो उसको भरिए और तहसीलदार से साइन करवाइए और फिर लगाइए, वो भी है, तो उसमें लेट हो जाएगा। तो आप ज़रूरी नहीं है कि वो इस सब में जो है रिटन टेस्ट के लिए आपका कोई भी चल जाएगा, लेकिन जब रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो वो साइट वाली जो है साइट पे जाके उसको जो है साइन वाइन करा के तहसीलदार को कि जो है वो देनी पड़ेगी, है ना। अभी कुछ भी भेजिए, क्योंकि अभी अब अगर आप चक्कर लगाने लगोगे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो जो आपके पास पड़ी है ओबीसी और जो है SC ST वालों के लिए ये है ओनली कि वो अभी जो है वहीं भेज के भर के भेज दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 9 तारीख हो गई आज, है ना। एक्सपीरियंस के रूप में जो है ऑफ़र लेटर और रिज़ाइन लेटर दे सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट भी मांगी है, तो कंपनी की बैलेंस शीट के लिए कुछ घबराना नहीं है। नेट पे जाइए, कंपनी का नाम डालिए, उसकी बैलेंस शीट सर्च कीजिए, खुल के आ जाएगा, वहाँ पे प्रिंट आउट लेके लगा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो पेमेंट जो आप किए रहोगे, जैसे ओबीसी जनरल वाले हैं तो उनका जो पेमेंट की है रसीद 150 रुपये वाली, वो प्रिंट आउट निकाल के उसको भी भेजना है। उसके अलावा जो है आधार कार्ड जो है आईडी के रूप में भेजना है, यानी कि आपको 13 डॉक्यूमेंट भेजने हैं एक लिफाफे में भर के। और उसको कहाँ पे भेजना है दोस्तों, नोटिफिकेशन में एड्रेस दे रखा है ना, कि कहाँ पे भेजना है। पिन कोड सब गलत हो जाए, लेकिन पिन कोड सही होना चाहिए, ठीक है। पिन कोड भरते समय 3 बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि सही है कि नहीं, है ना। और अब देखते हैं कि इसने जो है बहुत सारे लोगों का है कि अगर हम स्पीड पोस्ट कर दें तो क्या होगा, अगर हम जो है ऑर्डिनरी पोस्ट ना करें तो क्या होगा, है ना। तो देखो दोस्तों, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा की है, क्योंकि मैंने जो है ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजा था और उससे पूछा था कि जो जैसे अगर इसको हम स्पीड पोस्ट से भेजें तो कैसा रहेगा। तो बोला कि देखिए स्पीड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट में यही मेन डिफरेंट है कि जो स्पीड पोस्ट होता है उसमें जो है आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, और उसके साथ साथ जो है आपको जो है वो जहाँ पे 10 दिन ऑर्डिनरी पोस्ट लग जाएगा भेजने में, वहाँ पे ये 2 दिन या 3 दिन में पहुँचा देगा, है ना। यानी कहने का मतलब है स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो वो 4 GB का काम करेगा, बहुत स्पीड तेज़ कर देगा, और जबकि ऑर्डिनरी से तो 1 GB बहुत स्लोली, है ना। ये है कछुए की चाल और खरगोश की चाल, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। दूसरा, ट्रैकिंग की सुविधा जो है ऑर्डिनरी पोस्ट में कम मिलती है, और जबकि स्पीड पोस्ट में जो है ट्रैक भी कर सकते हो कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं। लेकिन दोस्तों क्या है प्रॉब्लम कि ऑर्डिनरी पोस्ट क्यों इसने कहा है, उसका एक रीज़न मेन है कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसका एक ऑफिस होती है जिसे डिस्पैच ऑफिस कहते हैं। कहीं कहीं इसको डिस्पैच ऑफिस कहते हैं, कहीं कहीं इसको जो है कहीं कहीं इसको जो है कुरियर ऑफिस भी कहते हैं, है ना। तो हर कंपनी का अपना एक डिस्पैच ऑफिस होता है, जिसमें जो है एक दिन में लगभग 150, 500, 600 इतने जो है डॉक्यूमेंट आते रहते हैं, ठीक है। तो चूँकि आप जो है फॉर्म भरेंगे, इसमें लगभग 2000 तो फॉर्म पड़ेंगे ही, 2000 या 1000 बच्चों का। तो अब इतने फॉर्म अगर आप भेजेंगे, तो कोई ऑर्डिनरी से भेज दिया, कोई स्पीड पोस्ट से भेज दिया, इतने फॉर्म एक जगह अगर कंपनी के डिस्पैच ऑफिस में पहुंच गया तो वो तो ढूंढता रह जाएगा कि कौन जो है इम्पोर्टेंट है और कौन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब कि कौन जो है फॉर्म वाला जो है पोस्ट है और कौन जो है कंपनी के रिलेटेड कोई वो जो है स्पीड पोस्ट है ना। तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ढूंढने उड़ने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि भैया जो भी ऑर्डिनरी तुम्हें मिले उसको अलग कर देना बस, क्योंकि हमने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में ही बोल दिया है कि ऑर्डिनरी। तो जो जो तुम्हें
ऑर्डिनरी पोस्ट वाली मिलेगी। ऑर्डिनरी पोस्ट वाला सिंबल आप देखते ही हो, उस पर गांधी जी का चित्र या इंदिरा गांधी का टिकट वगैरह उस पर लगा होगा, एकदम सिंपल है ना। उसमें और कुछ नहीं होता है, उसमें गांधी जी के चित्र चिपका देते हैं या इंदिरा गांधी जी के चित्र चिपका देते हैं टिकट के रूप में, उसी का पैसा होता है और मैक्सिमम 20-25 रुपये लगता है ना। तो वो बोल देगा कि भैया जो है, जो ऑर्डिनरी है उसको छांट लो, उसको अलग कर दो, वही बच्चों का है और वही एग्ज़ाम के लिए वो क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। बाकी स्पीड पोस्ट से जो जाएगा उसको वो जो है उसमें कंसीडर कर लेगा कि जो है इसको तो हमने कहा नहीं था तो इसलिए बच्चे भेजे नहीं होंगे, तो वो जो है एक तरह से अलग कर देगा, है ना। तो ये दिक्कत बोल रहे थे कि ऐसी दिक्कत आती है, इसलिए जो है ऑर्डिनरी को बोल दिया होगा। और ऑर्डिनरी का बोला है तो ऑर्डिनरी से ही भेजिए। और अगर जैसे मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, है ना, तो अगर अब तक नहीं भरे हो तो हर हालत में दोस्तों 10 तारीख तक भेज देना, सेंड कर देना सब कुछ, है ना। क्योंकि ऑर्डिनरी को टाइम लगता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाएंगे, है ना। और आपका इम्पोर्टेंट डेट जो अगर देख लेते हैं तो 1 तारीख से फॉर्म शुरू हो गया है। लास्ट डेट जो है 30 तारीख 5वां महीना 2023 है। एग्ज़ाम की डेट 11/6 है और पहुंचने का जो है रिज़ल्ट जो है, सॉरी, रिज़ल्ट 27 जून को मिल जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो पहुंचने का जो डेट है, लास्ट डेट, वो दोस्तों 10/6 है ना। यानी कि 10 तारीख 6वें महीने तक आपका जो है एक तरह से पहुंच जाना चाहिए, है ना। तभी जो है वो एग्ज़ाम डेट में निकाल देंगे कि भैया ये लोग एग्ज़ाम देने योग्य हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो है एक तरह से आलस न कीजिए, तुरंत फॉर्म भरिए, तुरंत जो है कल हर हालत में भेज दीजिए, क्योंकि ऑर्डिनरी पोस्ट को जाने में टाइम लगता है, ठीक है। अब जो है सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की बात तो हम तभी करेंगे जब उसका पहले पेपर सॉल्व कर लेंगे तभी, है ना। तो पहले पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है सिलेबस देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पूछा था, ठीक है। तो ये दोस्तों 24/10/2021 का पेपर है जो गुजरात रिफाइनरी का हुआ था। तो पूरे पूरे इसमें जो है हमने आते ही लिख डाले थे। तो ये पेपर है उसका, और देखते हैं क्या क्या पूछा था, है ना। तो एक आध क्वेश्चन देख लीजिएगा, इधर उधर हो सकता है गलत, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सही कर लेना अगर गलत हो तो, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर का यूज कब करते हैं। तो इसमें जो है आपका आंसर था कि जो जब सेल और ट्यूब साइड का जो है टेम्परेचर डिफरेंस अगर देख लें 50 डिग्री से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है एक तरह से फ्लोटिंग हेड टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ करना है ना। और इसके साथ साथ जो है फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर जो है एक तरह से एक्सपेंशन प्रोवाइड कराता है। जैसे कोई चीज़ जो है एक्सपेंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो जो है एक्सपेंशन में हेल्प करती है फ्लोटिंग हेड, है ना। ये नॉलेज के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो इसका वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन हो जाएगा। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट कहाँ पे पाया जाता है, तो टर्बुलेंट फ्लो में होता है। हीट ट्रांसफर मोड ड्यूरिंग मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम ट्रांसफर, जब मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है तो उस समय हीट ट्रांसफ़र का मोड कौन सा होता है, तो वो होता है जो दोस्तों कन्वेक्शन टाइप हीट एक्सचेंजर। जैसे पानी गर्म करना है तो हल्के मॉलिक्यूल जो है, जो गर्म मॉलिक्यूल हो जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, ठंडे मॉलिक्यूल, ऐसे ही सर्कुलेशन चलता रहेगा, है ना। तो मॉलिक्यूल का एक तरह से मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, तो वो हो जाएगा 1। परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिविटी क्या है, तो 1 है। रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। फोरियर लॉ किसके लिए यूज है, तो कंडक्शन के लिए है। विच नंबर इज यूज बोथ हीट एंड मास ट्रांसफर, दोनों में, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो लुईस नंबर है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एग्जिस्ट इन हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में क्या नहीं पाया जाता है ना। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे फ्लेंज था, और जो है ट्यूब थी, सेल था, और मैकेनिकल सील थी, है ना। तो मैकेनिकल सील नहीं पाई जाती है, बाकी सारी चीज़ें पाई जा रही है ना। विच वन इज कूल फास्ट एट अ सेम टेम्परेचर, तो एक तरह से कह रहा है कि कूलिंग फास्ट सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल फाइंड आउट। एक इवोपरेशन की न्यूमेरिकल दिया था जिसमें जो है आपको इवोपरेशन कैपेसिटी को फाइंड आउट करना था। न्यूमेरिकल आया था कि इवोपरेशन की कैपेसिटी क्या होगी।
तो आप जो है इवेपोरेशन की कैपेसिटी निकालने का जो फार्मूला होता है उसको देख लीजिए और थोड़े से उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस इंक्रीज व्हेन, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस की क्या हो जाएगी बढ़ेगी। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, इससे पूछा था ना ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है द एनर्जी फॉर्म ऑफ सोर्स Q एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T⁴ जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, और यही जो है आपका कौन सा लाया वोल्टमैन वाला है ना। नेक्स्ट है 15वां की वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिबॉयलर ऑन अ बेसिस अपॉन, तो रिबॉयलर में जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या है, तो वो दोस्तों लेटेंट हीट है, क्योंकि रिबॉयलर में क्या होता है बेसिकली लिक्विड आता है और वेपराइज होके जाता है, वेपर बन के जाता है ना, यही काम होता है रिबॉयलर में। तो जहाँ भी फेज चेंज होता है उस वहाँ पे जो हीट होती है वो लेटेंट हीट होती है। तो रिबॉयलर में लिक्विड आया और वेपर बन के फिर टावर में फीड हो गया, यानी लिक्विड से वेपर यानी कि फेज चेंज हुआ, तो इसलिए वो लेटेंट हीट है। यानी कि 15 क्वेश्चन, ये पूरे पूरे क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन जो है आपके आए थे किस में, हीट ट्रांसफ़र में। मास ट्रांसफ़र से क्या थे, तो मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के और डिफ्यूजिविटी डी का जो है रिलेशन जो है फिल्म थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी है, ठीक है, ये आया था। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल ह्यूमिडिटी टू द सैचुरेशन ह्यूमिडिटी एट अ गैस टेम्परेचर, ये सब था। कोई जो है लास्ट वाला बस चेंज था, गैस टेम्परेचर है, कोई जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लिखा था तो कहीं कुछ लिखा था, तो गैस टेम्परेचर वाला ही सही रहेगा, है ना। हेनरी लॉ पूछा था, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है सोलबिलिटी ऑफ गैस इज लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस हो जाएगा, है ना। ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट पूछा था कि ये जो साइक्रोमेट्रिक जो चार्ट है वो किस लिए यूज होता है, तो एयर की ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट रिक्वायर्ड, तो जहाँ पे थ्योरेटिकल जो प्लेट की अगर नंबर है वो कम है, बहुत कम है, तो उस समय जो है प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, टोटल क्या हो जाएगा, रिफ्लक्स के रूप में मिलेगा हमें, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट क्या हो गया है, कम हो गया है ना। नेक्स्ट है हाउ टू रिकॉग्नाइज चैनलिंग इन पैक्ड कॉलम, पैक्ड कॉलम में चैनलिंग को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो उस समय जो है शार्प प्रेशर ड्रॉप बहुत शार्पली होगा, है ना। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एक आया था वेट फ्रैक्शन ऑफ कंपोजिशन गिवन, है ना, यानी वेट फ्रैक्शन निकालना था आपका कंपोजिशन का, है ना। तो ये जो है अगर देखा जाए तो हीट ट्रांसफ़र के 15 क्वेश्चन आए थे और मास ट्रांसफ़र के हमारे कितने हो जाएंगे, मास ट्रांसफ़र के आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, मतलब हीट ट्रांसफ़र का ज़्यादा आया, मास ट्रांसफ़र का जो है उससे कम आया, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का देख लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन आया था कैविटेशन पूछा था, कैविटेशन कब होता है, तो लो सक्शन प्रेशर पे, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसकी रेशियो होती है, तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो होती है ना। चेक वाल्व किस लिए यूज होता है, तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए यूज होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब कि कोई एक ही डायरेक्शन में वो खुलेगा, बैक फ्लो को रोकेगा, है ना, कहने का मतलब ये है। चेक वाल को चेक वाल कहते हैं, कहीं नॉन रिटर्न वॉल कहते हैं, कहीं यूडीवी यानी कि यूनी डायरेक्शनल वॉल कहते हैं ना, कहीं फुट वॉल कहते हैं, बहुत नाम है इसका, है ना। नेक्स्ट है इंक्रीज स्टॉक ऑफ डोजिंग पंप, कह रहा है कि जो डोजिंग पंप होते हैं बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं, तो उनमें अगर डोजिंग बढ़ाना है, केमिकल की डोजिंग बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाते हो, तो आपने देखा होगा बहुत जगह कि उसका जो है जैसे उसका जो स्टॉक है 10 स्टॉक पे है या 30 इस पे है, तो उसको बढ़ाते हैं, तो उसी के साथ साथ जो है उसकी डोजिंग रेट बढ़ जाती है, यानी कि फ्लो रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप बहुत देखे होंगे डोजिंग पंप, है ना, कहीं जो है क्लोरीन की डोजिंग हो रही है, कहीं कोई केमिकल की, तो वहाँ पे स्टॉक उसके जो है स्टॉक को बढ़ाएंगे तो फ्लो रेट भी बढ़ जाएगा, है ना, और उसके स्टॉक को घटाएंगे तो फ्लो रेट भी घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट प्रेशर ड्रॉप इन विच फ्लो मीटर, सबसे
कम प्रेशर ड्रॉप किस फ्लो मीटर में होता है, तो वेंचुरीमीटर है ना, वेंचुरीमीटर में जो प्रेशर ड्रॉप जो है कम होता है, ठीक है। वॉल्यूट टाइप सेंट्रीफ्यूगल केसिंग क्या करती है, तो वॉल्यूट टाइप जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो केसिंग होती है वो कन्वर्ट करती है वेलोसिटी हेड को प्रेशर हेड में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप नॉट डिपेंड ऑन, तो फ्रिक्शन फैक्टर जो है पाइप के डायमीटर पे डिपेंड करती है और बेंड कितने हैं, बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करेगी, लेकिन लेंथ ऑफ पाइप पे नहीं डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीम इजेक्टर यूज फॉर, तो स्टीम इजेक्टर का यूज जो है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए होता है। स्टीम ट्रैप का यूज किस लिए करते हैं, तो कंडेंसर रिमूव करने के लिए करते हैं। बेलोज का पर्पज़ क्या है, तो बेलोज एक तरह से जो है जितना भी एक्सपेंशन होता है उसको झेल लेती है ना, क्या करती है, अकाउंट फॉर अनइवन एक्सपेंशन ऑफ सेल एंड ट्यूब बंडल, वो क्या है कि जितना भी एक्सपेंशन होगा उसको झेल लेगी, है ना। नेक्स्ट है हेड लॉस इन अ टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप वेरीज विथ, तो हेड लॉस जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग टर्बुलेंट फ्लो में वेरी करता है। तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स से देखें तो ये कितने हो गए, 3 3 6 3 3 9 10 11, तो यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स से, यानी कि अब से अगर देखा जाए तो हीट ट्रांसफर के सबसे ज़्यादा, उसके बाद उसके बाद जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद जो है मास ट्रांसफ़र। अब जो है थर्मोडायनेमिक्स के देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो इसमें जो पूछा है कि विच स्टीम बिहेव लाइक गैस, तो सुपर हीटेड स्टीम जो होते हैं वो बिहेव लाइक गैस होती हैं, मतलब उनका बिहेवियर जो है एज ए गैस की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क किस टाइप का फंक्शन है, तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इन आइसोबेरिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहता है आइसोबेरिक में, तो आइसोबेरिक में जो है प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ ओपन एटमॉस्फेयर, ओपन एटमॉस्फेयर में अगर पानी को बॉईल कर रहे हो तो ये किस टाइप का जो है प्रोसेस है, तो इसमें जो है आइसोबेरिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। क्यों दोस्तों, ओपन एटमॉस्फेयर में किसी को उबाल रहे, पानी को उबाल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ओपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एक एटमॉस्फेरिक ही तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो वैक्यूम में चला जाएगा या 10 kg प्रेशर हो जाएगा, वहाँ पे तो एक ही रहेगा, यानी कि प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, कम हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है पी वी इजकल टू जेड आर टी, ये किसके लिए है, तो ये रियल गैस के लिए, ठीक है। विच इज स्टेट फंक्शन, इसमें जो है कौन सा जो है एक पाथ फंक्शन होता है और एक जो है स्टेट फंक्शन होता है, तो ये जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर सब्जेक्ट कह लो जिससे जो है आपका 7 क्वेश्चन आए हैं, है ना। अब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सीआरई से देखें तो सीआरई का बहुत 2 ही क्वेश्चन है कि कंपोजिशन ऑफ रिएक्टर इज सेम फॉर विच रिएक्टर, यानी कि कंपोजिशन ऑफ रिएक्टर इज सेम फॉर अ विच रिएक्टर, तो ये CSTR के लिए है। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, यानी कंसंट्रेशन इनवर्स या टेम्परेचर इनवर्स कह सकते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन बस सीआरई से पूछा था। नेक्स्ट है PCI यानी प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इससे क्या पूछा था, तो इससे जो है PLC का फुल फॉर्म पूछा था, प्रोग्रामिक लॉजिक कंट्रोलर। यूट्यूब मैनोमीटर किस टाइप का सिस्टम है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है। रेड हॉट फर्नेस टेम्परेचर मेजर करना है तो किससे करेंगे, तो पायरोमीटर से करेंगे, है ना। इसके अलावा जो है ये जो है आपका PI से पेट्रोलियम रिफाइनरी से है ना, पेट्रोलियम और रिफाइनरी इंजीनियरिंग PRE से, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियर से क्वेश्चन था। इसमें जो है IOCL का पूछा था कि IOCL 100 गुणे P का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 100 ऑक्टेन नंबर, ठीक है। मरकैप्टन किस लिए का जो इंडिकेशन है फार्मूले के साथ जो यूज होता है इथाइल मरकैप्टन, तो उसमें जो है उसके साथ जो क्या इसका जो है सिंबल है, तो RSH है ना, राइट हैंड साइड से तो नहीं याद कर सकते, बीच में यस है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन बाई, जो हाइड्रोजन बाई कार्बन H/C का मतलब होता है हाइड्रोजन बाई हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो, ठीक है। बाई वेट अगर देखा जाए तो कार्बन एटम
अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, तो पैराफिन में पाया जाएगा, है ना। कहा है H/C वेट रेशियो फॉर सेम कार्बन एट अ हाई इन केस ऑफ, तो पैराफिन्स के लिए, है ना। फ्लैश पॉइंट पूछा था हैवी फ्यूल ऑयल का, तो 66 डिग्री होता है। डीजल इंडेक्स क्या होता है, तो API गुण एनलिंग पॉइंट अपन 100, ठीक है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ये किसके लिए सेम है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सेम है। FCC का फुल फॉर्म पूछा था, तो फ्लूइडाइज्ड बेड कैटालिस्ट क्रैकिंग यूनिट। क्रूड टैपिंग कॉलम ऑपरेट एट अ, तो क्रूड टैपिंग कॉलम जो है एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक तरह से क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि ये क्रूड टैपिंग डिस्टिलेशन कॉलम कह लो, वो एक एटमॉस्फेयर पे होता है ना। नेक्स्ट है हाई एनलिंग पॉइंट ऑफ डीजल इंडिकेट दैट इट इज़ अ, तो हाईली पैराफिक होगा, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखें PRE का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन इसमें भी है, यानी कि अब तक के सबसे ज़्यादा जो है आपके मिले हीट ट्रांसफ़र, उससे कम जो है आपके मिले जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, उससे कम जो है मास ट्रांसफ़र, उससे कम जो है थर्मोडायनेमिक्स नहीं, और उसके उसके हाँ बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद जो है आपका जो है एक तरह से PR यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग, ये बहुत यहीं से पता लगा ये कि कहाँ कहाँ ज़्यादा है ना। नेक्स्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी से क्या है, तो इसमें जो है मोस्ट एसिडिक पूछा था कि इसमें से क्या है, तो Al2O3 है। मिल्क क्या है एक तरह से, तो मिल्क इज़ अ इमल्सन है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज फॉर अमोनिया इन हैबर प्रोसेस, तो कैटालिस्ट क्या होता है, Fe होता है, जबकि मोलिब्डेनम क्या होता है, एक तरह से वर्धक का काम करता है ना। नेक्स्ट है कि नियॉन गैस किस लिए यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है, तो जो कलर डिस्चार्ज ट्यूब होती हैं तो वहाँ पे नियॉन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अ जेट फ्यूल, जेट फ्यूल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है नियोप्रीन इज़ अ केमिकली नोन एज अ, तो पॉलीक्लोरोप्रीन, नियोप्रीन को जो है पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ अ मिक्स इन अ स्टील इंक्रीज हार्डनेस, स्टील की हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम जो है उसमें क्या इंक्रीज करते हैं, तो मिक्स करते हैं, तो कार्बन में करते हैं ना। विच इज़ द कम्बस्टाइबल यानी इनकम्प्रेसिबल कम्बस्टेबल, यानी कि कौन जो है अज्वलनशील है, यानी कि कहने का मतलब वो जलेगी ही नहीं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर में भी लगी रहती है, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में देखेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी कुछ पोर्शन रहता है। नेक्स्ट है एयर प्रीहीटर, एयर प्रीहीट बाय फ्यूल गैस इन, यानी कि एयर को प्रीहीट कहाँ पे करते हैं, तो APH में करते हैं, यानी कि एयर प्री हीटर में, है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट क्या है, तो फ्लोरीन है। सोप कैसे प्रिपेयर हो रहा है, तो फैट एंड जो है फैट जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके जो एक तरह से सोप बनाता है, तो सोप आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द मेटलर्जिक प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन इन अ फ्यूज स्टेट, तो उसे स्मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं ना। विच इज अ नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो स्टार्च है। फॉग एक तरह से क्या है, तो लिक्विड डिस्पर्जन इन अ गैस है। ग्लास क्या है, तो ग्लास एक तरह से सुपर कूल्ड लिक्विड है। इसके अलावा जो है विच वन इज अ रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की कोई भी चीज़ एक्टिविटी रिड्यूस करेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे कैटालिस्ट पॉइजन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में रॉ मटेरियल मेनली क्या यूज होता है, तो जिप्सम यूज होता है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा केमिकल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं, 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12 3 5 15 16 17 क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा केमिकल टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है ना। अब जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इस एक तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इसको लिखना था, है ना। तो ये जो पहले एक तरह से नेगेटिविटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर पे था, तो सबसे नेगेटिविटी जो है फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन है ना, ये होगा। नेक्स्ट है स्टेटोस्कोप क्या मेजर करता है, तो स्ट्रेबोस्कोप जो एक तरह से फ्लाई व्हील स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेजर करता है। नेक्स्ट है फ्यूज वायर किस चीज़ का बना होता है, जो है फ्यूज वायर जो बना होता है
उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो जो है लो मेल्टिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है। जैसे भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो मेल्ट हो जाएगा और पूरी शॉर्ट सर्किट को रोक देगा, है ना, ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेन में क्या पाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट, इसे सिल्वर आयोडाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन में था, जबकि मेन जो है सिल्वर आयोडाइड जो है किताबों में हम पढ़े हैं ना। पेंडुलम मोशन ऑफ वॉच, वॉच की जो मोशन होती है पेंडुलम में, वो एक तरह से कौन सी मोशन है, तो उसे हार्मोनिक मोशन कहते हैं ना। नेक्स्ट है गोइंग टू टॉप टू बॉटम इन अ डिस्टिलेशन कॉलम, तो जब डिस्टिलेशन कॉलम में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिस्टिलेशन कॉलम में जो मिलता है बॉटम प्रोडक्ट, उसकी एक तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 400-300 डिग्री पे वो बॉईल होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होता है ना। इसके अलावा जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट था, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि कोई वस्तु विरामावस्था में है और उसका वेग 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, से सॉरी, और वो जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जो है उसमें, तो उसका 3 मिनट बाद वेग क्या होगा, है ना। तो इसमें जो है पूछा क्या है दोस्तों, उस 3 मिनट बाद उसका वेग क्या होगा, यानी कि वेग पूछा है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे डेल वी पूछा है, तो डेल वी बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणे डेल टी हो जाएगा। ए की वैल्यू दे रखा है 3 और टी की भी वैल्यू दे रखा है 3, तो 3 गुणे 3 यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा उसका जो है डेल वी की वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स से क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही कितना भी पढ़ लो करंट अफेयर्स और जी के, वो जो है एग्ज़ाम के लिए कम ही है ना। इसकी कोई जो है लिमिट ही नहीं है, क्या पूछ दे। जैसे पूछा था कि नंबर ऑफ जनरल असेंबलिंग मीटिंग ऑफ यूएनजीए, यूएनजीए जो है इसमें जो जनरल असेंबलिंग मीटिंग कौन सी वाली हुई थी, कितने नंबर वाली हुई थी। जैसे आईपीएस 16 हो रहा है, तो वैसे ही जनरल असेंबलिंग जो उस समय जो यूएनजीए का हुआ था, तो चौथे नंबर की हुई थी, तो 76 नंबर वाली। करंट लोकसभा सेशन कौन सा, इंडिया में जो लोकसभा का जो सेशन उस समय चल रहा था, कौन सा नंबर का सेशन था, तो 17वां सेशन था। इसके अलावा जो ब्रिटिश जो है कोलकाता जो है भारत की राजधानी बनाए थे किस सन में, तो 1772 में, है ना, बाई गवर्नर जनरल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। डबल डोज की वैक्सीन किसने बनाई थी, तो डीआरडीओ ने बनाई थी। द बुक द मेकिंग ऑफ इंडिया बुक के लेखक के जो है कौन है, तो चेतन भगत हैं। राजीव गांधी अवार्ड को किस नाम से जाना जा रहा है, तो ध्यानचंद अवार्ड्स के नाम से, है ना। कौन सा राजकुमार देश और देश के बाहर स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया था, तो राजा महेंद्र प्रताप हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अ कारपोरेट जो अप्रूव अ कारपोरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, द बोर्ड विल बी द स्पिल्ट इनटू हाउ मेनी जो है न्यू कॉर्पोरस इंट्री। इसमें कह रहा है कि एक तरह से यूनियन कैबिनेट ने जो है दो जो है बोर्डों का गठन किया और उसको कितने भागों में बांटा, तो वो है दोस्तों 7, है ना। इंडिया जो है किसके प्रोडक्शन में सबसे आगे है, तो राइस की, उस समय चावल में, है ना। तो कहने का मतलब इसमें से आप देखिए, ध्यान से देखिए कितना आप कर पा रहे हो, है ना। तो इतना भले ही है, लेकिन बहुत टाइम टेकन ज़्यादा लेता है। इसके अलावा जो दोस्तों रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, तो वो तो मुझे याद नहीं है, ये सारे फर्जी हैं। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कि मुझे ये याद है कि किस पैटर्न पे आए थे, पैटर्न उनका मुझे याद था, इसलिए मैंने जो है इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिए, है ना। जैसे ऐसे क्वेश्चन था कि जो है इफ़ 351 का मतलब स्टूडेंट लाइक मैथ, इनका मतलब है 351 का कि जो बच्चे हैं वो मैथ पसंद करते हैं। 197 का मतलब है कि वी आर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट हैं। 748 का मतलब है कि दे आर पेरेंट्स, वे माता पिता हैं। तो व्हाट इज़ द कोड फॉर द वर्ड वी, तो वी के लिए इसमें कौन सा जो है वर्ड यूज किया गया है, कौन सा नंबर यूज किया गया है, तो सॉल्व करेंगे तो एक आए, सॉरी 9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पाइप पी इज ट्विस्ट एज अ फास्ट एज अ क्यू, यानी कि पी जो है क्यू की अपेक्षा 2 गुनी काम कर रही है। क्यू जो है 2 गुनी है किसके अपेक्षा, आर के, तो ठीक है।
तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन पी क्यू आर द फिलर फॉर, यानी कि टैंक को भरने के लिए पी क्यू आर के द्वारा ली गई टाइम का जो है क्या रेशियो रहेगा, तो 1:2:4 हो जाएगा। ठीक है। ट्रेडिशनल जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो आसाम में मनाया जाता है वो कौन सा है, तो वो है बिहू। नेक्स्ट है ए फादर हैज़ अ 12 ईयर ओल्ड सन, एक पिता जो जिसका जो है 12 साल का लड़का है ना। द फादर वॉज थ्राइस हिज सन इज प्रेजेंट एज में जो है फादर जो है अपने बड़े लड़के से जो है थ्राइस है, यानी 3 गुने एज का है ना। तो कह रहा है कि द सन वॉज बॉर्न हाउ ओल्ड फादर नाउ, तो जब बच्चा पैदा हुआ था तो उस समय उस बाप की क्या उम्र रही होगी, है ना, तो 48 ईयर। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है इफ़ डी इजकल टू 4 एंड कवर इजकल टू 63, तो बेसिस इजकल टू क्या, तो डी बराबर 4, यानी स्पेस वैल्यू ले रहा है ना। तो डी कौन से प्लेस वैल्यू डी की क्या है, तो ए बी सी डी, यानी चौथे नंबर की है तो इसलिए 4, तो ये सॉल्व हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आया था कि द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम गिविंग राइजिंग द लार्ज मॉलिक्यूल इज नोन एज, यानी कि कार्बन का कार्बन से जोड़ने वाली जो वहीं अभी जो रिसेंटली ये भी क्वेश्चन पूछा था मुंबई में, तो उसे सिटनेशन कहते हैं ना। ये रीजनिंग है 2, 5, 10, 7 के बाद जो है क्या है, तो इसका 26 आएगा आंसर। नेक्स्ट है ऑन सेलिंग 17 बाल एट अ 720 रुपीज़ देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 बाल, है ना। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 रुपये निकल के आएगा। कह रहा है जे प्लस के बराबर 14, जे माइनस के माइनस बराबर जो है 4, तो जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 212 होगी। इसको सॉल्व करना है आपको सबको, है ना। नेक्स्ट है आर इज अ सिस्टर ऑफ सी, हु इज द डॉटर ऑफ टी, हु इज द वाइफ ऑफ पी, तो हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, तो वो उसका पापा होगा, है ना। नेक्स्ट है कह रहा है ये क्वेश्चन आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आया था, अभी पूरी तरह से जो है मैं श्योर हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आया था एक तरह से प्रोबेबिलिटी का, कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब या किंग ऑफ हार्ट। तो इसमें क्या क्वेश्चन का है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आई थिंक था कि जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या भी कह रहा है कि कोई जो है कार्ड जो आप ताश का गड्डी है, ताश की गड्डी है, और ताश की गड्डी में से जो है दो जो है एक कार्ड आप निकाल रहे हो, है ना। ताश की गड्डी है जिसमें से एक कार्ड आप निकाले, अब आप जो कार्ड निकाले हो वो जो है उसमें क्वीन जो है क्लब की क्वीन निकले या जो है हार्ट का राजा निकले, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो आप जो है क्लब या जो है हार्ट ये नहीं समझ पा रहे हो, तो ये देखिए मैंने सिंबल बना है, तो ये जो है जिसे आप जो है ईटा कहते हो वो डायमंड का सिंबल है, इंग्लिश में उसको डायमंड कहते हैं। जो आप जो है पान का पत्ता कहते हो वो हार्ट का सिंबल है ना, वो उसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। जो चीड़ी कहते हो वो जो है वो क्लब इसे कहते हैं, है ना, चीड़ी यानी कि क्लब का। और जो ये उल्टा जो है पत्ता है तो इसको जो है इस पैडिल्स कहते हैं ना, जो भी है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या कहा है, क्लब का। क्लब यहाँ पे क्या है, वो चीड़ी का पत्ता, और दूसरा किंग कौन सा है, हार्ट यानी कि पान का पत्ता। ठीक है। तो कह रहा है कि जो हमने पत्ता निकाला, एक पत्ता जो निकाला उसमें जो है चीड़ी का जो है रानी मिले या जो है पान का राजा मिले, पान के पत्ते का, तो ये कितनी बार की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि ताश के पत्ते में जो है कितने होते हैं टोटल, तो 52 होते हैं, जिसमें हर एक का डायमंड का एक राजा होगा, डायमंड की एक रानी होगी, हार्ट के एक राजा होगा, हार्ट की एक रानी होगी, क्लब का एक राजा होगा, क्लब की एक रानी होगी, स्पेड्स का एक राजा होगा, और एक उसकी रानी भी होगी। ठीक है, एक ओनली। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ अ क्लब इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/52। बिल्कुल।
दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ हार्ट, तो वो कितना बार आ सकता है, 1/52 बार, क्योंकि एक ही है तो एक ही बार आएगा। ठीक है, अब दोनों को कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ऑफ क्वीन या क्लब की या किंग ऑफ हार्ट की, तो जोड़ लो 1/52 प्लस 1/52 यानी 2/52 यानी कि 1/26 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है कमेंट करके बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। हस्बैंड, वाइफ और फैमिली, इनका रिलेशन कैसा है ना, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। ठीक है, 98 में था B2CD, और इसके बाद क्या आएगा, तो इसमें देखिए एक एक सीक्वेंस अब आगे जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक कैलेंडर का क्वेश्चन, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक आना 28 मई 2006, 28 मई 2006 में जो है कौन सा डे वीक का आएगा, तो जो है संडे आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 40 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो है कोन का जो है एक तरह से सर्कुलर कोन का जो है सरफेस एरिया निकालना है, तो एच की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, एल की निकालनी है, तो एल इक्वल टू आपका हो जाएगा सेन स्क्वायर प्लस जो है 14 का स्क्वायर, यानी कि जो है 245 यानी 7/5 हो जाएगा। टोटल सरफेस का फार्मूला बस रख लीजिए, πr/l प्लस πr², और सॉल्व कर देंगे तो 498.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन था, है ना। इन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का सेम टू सेम नहीं है, लेकिन उसी पैटर्न पे मैंने जो है रखा है इन सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो अब जो है सारे हो गए, अब देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या है, सिलेबस बड़े ढंग से देखिएगा दोस्तों, और इसको जो है फॉलो अप जरूर कीजिएगा। रीजनिंग में अगर चैप्टर पढ़ना है तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, ओड मीन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, नेक्स्ट सीरीज, मिसिंग नंबर, अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग, कैलेंडर, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पाई डायग्राम या पिलर डायग्राम जो है, सीटिंग अरेंजमेंट, इमेज रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, इतनी रीजनिंग में पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो मैथ में जो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, स्टीम बोर्ड प्रॉब्लम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, पाइप एंड सर्टेन, एज रिलेटेड, और सरफेस एरिया किसके, सर्कल के, स्फेयर के, सिलेंडर के, कोन के, है ना। उसके अलावा जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन, 14 पे जो है एक तरह से। इसमें जो है इस पेपर में ये तो गारंटी के साथ मैं कह रहूँगा कि जो मैथ और रीजनिंग के आएंगे बहुत ही सिंपल फार्मूले बेस ही रहते हैं, ना। थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि मुंबई की तरह पूरा एकदम लेंदी दे दिया था, बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो आपको बस इंट्रोडक्शन इनका ले लेना है, कहने का मतलब कि फार्मूला क्या है, बेसिक क्या है, कि अगर सिंपल भी आए तो आप कर सको। ठीक है, जनरल में अगर केमिस्ट्री में देखें तो जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड साल्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मोशन कर रहा हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल, उसके अलावा जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, रस्टिंग एंड कोरोजन केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर और एटम एंड मॉलिक्यूल, इतनी जो है आप केमिस्ट्री के चैप्टर जरूर कवर कर लीजिए। इसके अलावा फिजिक्स में जो है मोशन और लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल, वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड एंड वेव, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, फोर्स और लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, यह फिजिक्स में। बायोलॉजी में 4-5 चैप्टर है, जैसे ह्यूमन के हार्मोन्स कौन कौन से उनके बारे में देख लेना, ब्लड के बारे में, ब्रेन के बारे में, डिजीज़ जो है, विटामिन जो है, और पूरी ह्यूमन बॉडी में जो भी, जैसे कुछ हड्डियों का नाम दे देगा, ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, तो ये बायोलॉजी का है। जीके एंड करंट अवेयर्स का तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसका इतना ब्रॉड सिलेबस है कि इसको एक्सप्लेन करना बड़ी मुश्किल है ना। टेक्निकल का देखिए, टेक्निकल में जो है जो पिछले ये जो पेपर में बनाया हूँ दोस्तों, पिछले के एक्सपीरियंस से बनाया हूँ। तो पहले टेक्निकल सिलेबस टोटल देख लीजिए कितने होते हैं। तो टेक्निकल में जो आपके प्रोसेस डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है, पॉलीमर टेक्नोलॉजी है,
केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग है, मटेरियल साइंस है, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी है, हीट ट्रांसफ़र है, मास ट्रांसफ़र है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है, जैसे आपको मैं बता दूंगा एक आध क्वेश्चन, जैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे नहीं होता है कि पर्ट चार्ट क्या होता है, तो पर्ट चार्ट का फुल फॉर्म बताइए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, है ना। इसके भी एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एमईबी हो गया, यूटिलिटी हो गया, प्रोसेस सेफ्टी भी एक तरह से सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल साइंस से भी है। तो यूटिलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूटिलिटी का है पोर्शन, क्योंकि यूटिलिटी में कूलिंग टावर से क्वेश्चन आ सकता है, पंप से आ सकता है, वॉल से आ सकता है, वाटर केमिस्ट्री से आ सकता है, स्टीम और स्टीम टरबाइन से आ सकता है, कंप्रेसर ब्लोअर, है ना, फर्नेस हीटर से आ सकता है, बॉयलर से आ सकता है, या फ्यूल एंड कंबसन। ये यूटिलिटी के पोर्शन है। यूटिलिटी का मतलब कि यूटिलिटी कोई जो है ना रॉ मटेरियल है ना प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोसेस इंडस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए, इजीली ऑपरेट करने के लिए यूटिलिटी का मेन योगदान है। तो यूटिलिटी के भी क्वेश्चन आएंगे। अगर हमने प्रीवियस पेपर में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करें, किस किस को टच कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी को, एमआईएम को, पॉलीमर को, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग को, मटेरियल साइंस को, और हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स और केमिकल टेक्नोलॉजी और थर्मोडायनेमिक्स और यूटिलिटी पोर्शन के क्वेश्चन इसने टच किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये जो जो टच किया है पहले से पेपर, उसको आप ज़रूर ज़्यादा अहमियत दें। ठीक है, बाकी एक चीज़ और जो है समझ नहीं आ रहा है मुझे, कि इसमें बीएससी वालों को भी लिया है और डिप्लोमा वालों को भी लिया है, और बोल दिया है कि जो है उनके सब्जेक्ट से आएगा। तो क्या बीएससी वालों का जो है सब्जेक्ट तो अलग होता है, उनमें तो ये सब तो होता नहीं है, तो उनको कैसे कराएगा। तो चलिए छोड़िए, उसी पे हम बिलीव करते हैं नोटिफिकेशन पे, जिसमें उसने बोला है कि जो है पूरा बुक से जो उन्होंने पढ़ा है वही आएगा। तो आप वो मत कीजिए, और क्योंकि मैंने डिप्लोमा वालों के लिए तो बता दिया, उनका तो क्लियर है क्या क्या आना है, लेकिन बेसिक का कुछ जो है उन्हीं का जो है जो बुक है, जो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी उनकी होगी, वो उनसे देख लें, क्योंकि उससे हो सकता है पूछे या क्या है। तो उनका तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पेपर जो है उनका नहीं अगर अभी देखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी ही इस पे एक एक वीडियो बना देता हूँ। सबसे पहले मैं केमिकल टेक्नोलॉजी से शुरुआत करूँगा या थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों से पहले शुरुआत करूँगा, क्योंकि बाकी के तो आपने अधिकतर पढ़ ही डाले हुए, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, है ना। तो पहले जो है थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल टेक्नोलॉजी का अपलोड करूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।